हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मरमेड प्रिंस को देखते हैं और मरमेड प्रिंस का नाम शेन्यान है और इस टाइम ट्विंस को जन्म दे रहा था। और एक तो वो लेबर पेन में था और दूसरे उसे ह्यूमस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि बच्चों की माँ ने उसे यूज करके छोड़ दिया था। और शेन्यान माइंड बना लेता है कि सब ह्यूमस एक जैसे होते हैं और सब के सब चीटर हैं। स्टोरी की हीरोइन का नाम शाओ है और वो एक ह्यूमन गर्ल है। वो शेन्यान से क्लब में मिली थी और उसे यही लगता था कि वो एक मॉडल है तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है तो चली जाती है। मगर वो नहीं जानती थी कि शेन्यान रियल में उसे मोहब्बत करने लगा। शेन्यान सालों पहले अर्थ पर आया था तो वो किसी कारण वापस नहीं जा सका था और यहाँ वो बिजनेस टाइकन था और 6 रिचेस्ट फैमिलीज का बिजनेस उसके कंट्रोल में था। और उसने सबको ऑर्डर दिया था कि वो उस ह्यूमन गर्ल को ढूंढे, मगर अभी तक वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए थे। और इस टाइम एक आदमी शेन्यान की हेल्प करने लगता है तो शेन्यान उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों की माँ चाहिए और उसे ढूंढ कर लाओ कि वो कहाँ है। तो वो आदमी कसम खाता है कि हमने पूरी कोशिश की है मगर लड़की को ढूंढ नहीं सके। शेन्यान गुस्से में आते हैं तो उसे हिट करता है। तभी उसका पर्सनल सर्वेंट जो ओशन से बिलोंग करता था वो एक लेडी को अपने साथ लाता है और वो लोग कर्टन के पीछे थे। तो जैन बोलता है कि हम लोग आ गए और शेन्यान यही समझता है कि वो उस लड़की को ढूंढ लाया है। वो रिलैक्स होता है तो बोलते हैं कि तुम आ ही गई। मगर जैसे ही वो लोग आगे आते हैं तो जैन उसे बताता है कि ये मिडवाइफ है और ये डिलीवरी में आपकी हेल्प करेगी और आपको पेन कम होगा। शेन्यान गुस्से में आता है तो बोलता है कि मुझे बच्चों की माँ ला कर दो और एक पिलो उनकी तरफ फेंकता है तो मिडवाइफ डरने लगती है। जैन मिडवाइफ को बोलते हैं कि इनकी बात की परवाह ना करो, इनकी हेल्प करो। तो मिडवाइफ डिलीवरी में उसकी हेल्प करने लगती है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। शेन्यान क्लब जाता है तो वहाँ श्याओ आती है और श्याओ की मॉम ने उसे मेमोरी लॉस के लिए कुछ मेडिसिन दी थी तो उसे कुछ याद नहीं था और वो शेन्यान को पहचान नहीं पाती। मगर शेन्यान पहले नजर में उसे पहचान लेता है और वो पास की तरह उसे सेड्यूस करने लगती है और वो उसके मुंह पर स्मोक छोड़ती है। तो शेन्यान सोचता है कि तुम मुझे ऐसे मना नहीं पाओगे और मुझे फूल बनाना इजी नहीं और जैसे तुमने लास्ट टाइम किया इस बार नहीं होगा। शाओ एक के बाद दूसरा सिगरेट जलाने लगती है तो शेन्यान उसे देखकर सोचते हैं कि तुम सब ह्यूमन एक जैसे होते हो और तुम लोगों की अपनी हेल्थ की परवाह नहीं होती। और उसे तो श्याओ की हेल्थ की फिक्र हो रही थी मगर उसे अपनी हेल्थ की परवाह नहीं थी और शेन्यान को उस पर गुस्सा आ रहा था। और श्याओ सोचने लगती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं चैंग से शादी कर लूं तो वो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी खुद ले ले, मगर मैं उसे उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। वो जाने लगती है तो शेन्यान से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो श्याओ से बोलती है कि किसी को ढूंढने। शेन्यान को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है तो सोचते हैं कि पहले मुझे सेड्यूस किया और अब किसी और के पास जा रही है। और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था तो हर चीज शेक होने लगती है। शेन्यान सोचता है कि तुम पास की तरह फिर से कुछ कहे बिना चली गई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेन्यान मॉर्निंग में फ्रेग्रेंस जलाने लगता है तो उसके दोनों ट्विंस वहाँ आते हैं। उसके बेटे का नाम डूडू है और बेटी का नाम सीसी है। डूडू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब हजारों साल की फिश हैं मगर अभी तक बैचलर हैं और फिशेस हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हमारी मॉम नहीं और हमारा फादर बूढ़ा हो रहा है और अगर आपने किसी से शादी नहीं की तो हम आपको डैड नहीं मानेंगे। शेन्यान बोलते हैं कि मैंने बताया तो था कि वो लड़की मुझे चीट करके जा चुकी है और मैं पहली और आखिरी बार उससे मिला था और तुम तो जानते हो कि हम मरमर्स हैं तो सारी लाइफ एक के साथ स्पेंड करते हैं और अगर मुझे तुम लोगों ने शादी के लिए फोर्स किया तो मैं तुम्हें डार्क रूम में लॉक कर दूंगा। दोनों उसकी बात सुनते हैं तो रोने लगते हैं क्योंकि वो लोग अपने डैड की वीकनेस चाहते थे। और शेन्यान उनके आंसू से सॉफ्ट पड़ने लगते हैं तो सॉरी बोलते हैं कि मैं ही रॉन्ग था। डूडू बोलते हैं कि या तो अपने यूज्ड स्प्राइट को संभाल कर रखें या हमें रोते हुए मरता देखें। शेन्यान बोलते हैं कि ओके, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगा मगर रोना बंद करो। दोनों डैड की बात सुनकर खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे प्लान ने तो काम किया। तभी डोरबेल होती है तो तीनों जाकर दरवाजा खोलते हैं और सामने श्याओ खड़ी थी। और श्याओ क्योंकि उस शादी से बचना चाहती थी जो उसकी मॉम ने उसके लिए अरेंज की थी और उसने क्लब से शेन्यान का ड्रेस लिया था। वो उसे बोलती है कि मुझे एक पपेट चाहिए जो शादी का नाटक करे। और शेन्यान को लग रहा था कि उसे ढूंढते हुए यहाँ आई है क्योंकि उसने उसे पहचान लिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था। और श्याओ उसके दोनों बच्चों और फिर घर को देखती है तो सोचती है कि ये ज्यादा रिच नहीं और पैसों के कारण ये मुझसे डील कर लेगा और वो फिर से उसे शादी के लिए ऑफर करती है। मगर शेन्यान कुछ नहीं बोलता। श्याओ बोलती है कि ओके, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। वो जाने लगती है तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि मॉम, हमारा डैड आपसे शादी करेगा। दोनों उसे जबरदस्ती अंदर लाते हैं
तो डूडू प्यार से मॉम को बिठाता है और सीसी उसे ड्रिंक देती है। तो शाओ सोचती है कि दोनों कितने वेल माइंडेड हैं और इनके साथ रहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बोलती है कि तुम मुझे मॉम क्यों बुला रहे हो, और बच्चों ने पहली नजर में उसे पहचान लिया था कि वो उनकी मॉम है, मगर वो लोग नहीं चाहते थे कि मॉम को उनकी रियलिटी का पता चले कि वो लोग मॉर्मर्स हैं, और अगर उसे पता चला तो वो उन्हें छोड़कर चले जाएगी। और दूसरे वो ये चाहते थे कि अगर शाओ उनके डैड से मोहब्बत करने लगे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। डूडू बोलते हैं कि आपका फेस हमारी मॉम जैसा है तो हम आपको मॉम बुलाएंगे, और फिर आपने और अपनी सिस्टर के बारे में बताने लगते हैं। तो बोलते हैं कि हमारा डैड शादी के लिए आइडियल मैन है, क्योंकि डे टाइम में ये घर के काम करते हैं और खाना बनाता है और रात को जॉब करता है, और फिर वो उसकी क्वालिटीज गिनवाने लगता है। तो शिनयान उसे डांट देता है। डूडू बोलते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि जब बच्चा बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। शाओ सोचती है कि दिन को ये बच्चों को संभालता है और रात को एज अ मॉडल काम करता है, और इसकी लाइफ तो बहुत मुश्किल है। और डूडू गैस करने लगता है कि शादी के लिए डैड के पॉइंट कम हैं, तो इसी कारण शाओ ने हाँ नहीं बोला। वो बोलते हैं कि देखें, मेरा डैड बहुत स्ट्रांग है और इसे खाना बनाना भी आता है, और आपको ऐसा हाउस हस्बैंड और कहीं नहीं मिलेगा। शाओ झट से सामने एग्रीमेंट रखती है, तो बोलती है कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और मैं तुम्हें मंथली 5 लाख दूंगी। और शिनयान कुछ बोलने लगते हैं। डूडू उसका हाथ पकड़ते हैं तो थंब प्रिंट लगा देता है। शाओ बोलती है कि ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कल मैं शादी के लिए आऊंगी। वो जाने लगती है तो दोनों बहन भी प्यार से उसे बाय बोलते हैं और उसके जाने तक उसे देखकर स्माइल करते रहते हैं। शाओ चली जाती है तो शैनन बहुत गुस्सा करने लगता है और दोनों बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग ह्यूमंस में रहते हो तो इन जैसी हैबिट सीख चुके हो, और थोड़ा ही टाइम हुआ कि तुम लोग उसे मिले तो मुझे तो भूल ही गए। और बोलते हैं कि ह्यूमंस को कॉपी करना स्टॉप करो, और याद रखना कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा दी है, मगर मैं उसके साथ एक रूम में नहीं रहूंगा। दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे शाओ शादी का सूट पहनती है तो फ्लावर लेकर उनके घर आती है, और दोनों बच्चे उसे वेलकम करने बाहर खड़े थे। वो उसे अपने साथ अंदर लाते हैं तो शाओ हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारा डैड कहाँ है। दोनों सामने से कर्टन हटाते हैं तो शाओ शॉक रह जाती है, क्योंकि उन्होंने शानन के दोनों हाथ बांधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी, और वो डैड को उसके रूम में छोड़कर चले जाते हैं। शाओ आती है तो पहले उसे तंग करने लगती है। शानन सोचता है कि मैं तुम लोगों के ट्रैप में कैसे फंस गया। शाओ उसकी आंखों से पट्टी उतारती है तो बोलती है कि तुम बहुत कूल डैड हो, और फिर से छेड़ने लगती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और बोलती है कि मुझे भी किड्स चाहिए, अगर तुम मुझे बेटा दो तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी, और अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। और फिर वो सिगरेट जलाती है तो धुआं उसके मुंह पर छोड़ती है, और शिनयान को उसकी स्मोकिंग की हैबिट बहुत बुरी लगती थी। वो उसे छेड़ने लगता है। शाओ सोचती है कि ये तो बहुत इनोसेंट है, और शिनयान चुपचाप उसे देखे जा रहा था। शाओ वाइन पकड़ती है तो बोलती है कि इसे ट्रोस्ट करते हैं तो शादी कंप्लीट करते हैं, मगर शिनयान कुछ नहीं बोलता और ना ही वो वाइन लेता है। शाओ से बोलती है कि क्या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे। शिनयान ना बोलते हैं तो शाओ जबरदस्ती उसे वाइन पिलाती है, तो बोलती है कि अगर ओबीडिएंट नहीं बनोगे तो तुम्हें पनिश मिलेगी, और तुम्हारे दोनों बच्चे तुमसे ज्यादा मैच्योर हैं। शिनयान हाथ खो लेते हैं और गुस्से में ग्लास तोड़ते हैं, तो शाओ भी गुस्से में आती है। वो उसे जोर से स्लैप करती है। शिनयान और गुस्से में आता है तो उसे हिट करके बेड पे गिराता है और बोलते हैं कि तुमने शादी इस कारण की कि तुम्हें किड्स चाहिए, और तुम मेरी बॉडी तो हासिल कर सकती हो मगर मेरे दिल को कंट्रोल नहीं कर सकती। और दिल में सोचते हैं कि मैं मरमेड हूँ, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करूँगा तो लड़की कंसीव नहीं कर सकेगी, और तुम जैसी क्रूअल हो मेरी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। और शिनयान प्रिटेंड करता था कि उसे शाओ की परवाह नहीं, मगर वो उसे दिल से मोहब्बत करता था, और 3 मंथ से वो दोनों साथ थे, मगर शिनयान अपने ईगो को कम नहीं होने देता। और फिर हम 3 मंथ बाद का सीन देखते हैं। जैन शिनयान के रूम में आता है तो वो उसकी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं कि कहीं वो हमारी बातें न सुने। शिनयान बैरियर लगाते हैं तो बोलते हैं कि अब हमें कोई नहीं सुन सकता, और बताओ तुम्हें क्या बताना है। जैन उसे बोलते हैं कि आप 3 मंथ से गायब हैं और 6 रिचेस्ट फैमिलीज के लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। शिनयान बोलते हैं कि मैंने लीडर्स को ऑर्डर दिया था कि ह्यूमन गर्ल को ढूंढे, मगर उन्होंने मेरा काम नहीं किया तो मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा, और अच्छा है कि उन्हें और मिन्नतें करने दो। मगर दिल में सोचते हैं कि उन्होंने इसे नहीं ढूंढा तो मैंने इसे खुद ढूंढ लिया। जैन बोलते हैं कि ह्यूमंस अनफेथफुल होते हैं तो आप उस लड़की को क्यों ढूंढना चाहते हैं, मगर शिनयान उसे रिप्लाई नहीं करता, और फिर बोलता है कि मैंने सडनली शादी कर ली तो वाइफ को गिफ्ट नहीं दिया, और बोलते हैं कि कुछ अच्छे गिफ्ट ला कर दो। जैन चला जाता है
तो शिनयान शाओ और बच्चों को देखकर सोचते हैं कि ये ह्यूमन गर्ल क्या चीज है, और 3 मंथ में इसने मेरे बच्चों का दिल जीत लिया। और वो ब्लैंकेट सीधा करते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसका सर घूमने लगता है क्योंकि आज फुल मून की रात थी। क्योंकि फुल मून की रात को अडल्ट मरमर्स की बॉडी वीक हो जाती तो उन्हें हाइड्रेट होने की जरूरत होती थी, क्योंकि उन्हें अपनी रियल फॉर्म में आना होता था। और उसे अर्जेंट पानी में जाना था तो उसके स्केल गिरने लगते हैं और एक स्केल गिर जाता है। वो मुश्किल से बाथरूम जाता है तो जाकर बाहर टब में गिरता है। और जैसे उसकी बॉडी हाइड्रेट होती है और वो रियल फॉर्म में आता है तो वो रिलैक्स होने लगता है। उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और स्पार्क करने लगती हैं। और शाओ जागती है तो वो वॉशरूम के लिए जाती है। शिनयान उसके पाँव की आवाज़ सुनता है तो बार टब से बाहर आ जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि इसने मेरा रियल फेस नहीं देखा। शाओ उसकी आंखें स्पार्क होते देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। और शिनयान नहीं चाहता था कि वो उसमें चेंज नोट करे तो फेस टर्न करता है और प्रिटेंड करता है कि वो शेव कर रहा है। शाओ नीचे गिर स्केल देखती है तो बोलती है कि क्या तुम्हारा फिश खाने का मन हो रहा है। शिनयान सोचे समझे बिना हाँ में सर हिलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनयान जैसे ही किचन में आता है तो शाओ फिश बना रही थी। वो उसे देखकर शॉक रह जाता है और वो भागते आगे आता है ताकि उस फिश की हेल्प करे। शाओ बोलती है कि कल रात तुमने बोला कि तुम्हारा फिश खाने को मन हो रहा है तो देखो मैं फिश बना रही हूँ। फिश रोने लगती है तो शिनयान को बोलती है कि लॉर्ड मेरी हेल्प करें, सी पर मेरा मरमेड मेरा वेट कर रहा है। मगर शिनयान उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शाओ उसकी आइडेंटिटी के बारे में जाने और उसे छोड़कर चले जाए। और शाओ फिश के सर को हिच करने लगती है तो शिनयान देख नहीं पाता। वो फेस टर्न करते हैं तो वॉमिट करने लगते हैं। शाओ सोचती है कि इसका दिल बहुत छोटा है और ये ऐसे काम नहीं कर सकता। शाओ सूप बनाती है तो जैसे टेबल पर लाती है तो शिनयान से पूछती है कि तुम इतना रोए क्यों हो। मगर शिनयान उसे ये नहीं बता पाता कि मैं मरमूड क्लैन का लीडर हूँ और अपनी जनता को मरते नहीं देख सकता। शाओ ने सूप सर्व करती है मगर शिनयान सूप नहीं पी पाता। तभी शाओ की मॉम उसे आवाजें देते वहीं आ रही थी तो वो जाकर दरवाजा खोलती है। मैडम सू शाओ की स्टेप मॉम है। वो जबरदस्ती अंदर आती है तो नीचे टॉय पड़े थे। उसका पाँव एक टॉय पर आता है तो जैसे उसे आवाज निकलती है तो वो डर जाती है। दोनों बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। मैडम सू बहुत गुस्से में आती है तो शाओ को बोलती है कि तुमने किस इल मैनर से शादी की और इसके बच्चों को देखो, इन्होंने सारा घर फैलाया हुआ है और तुम इससे डिवोर्स लो और किसी अच्छे बंदे से शादी करो। शिनयान उनकी बात सुनकर सैड होने लगता है। शाओ बोलती है कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी और देखें ये कितना हैंडसम है। शिनयान उसकी बात सुनते हैं तो वो खुश होने लगते हैं और दोनों बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि मैडम सू ने उनके डैड को इल मैनर बोला। डूडू सिस्टर को बोलते हैं कि इसे तो लेसन सिखाना है और लिटिल मरमेड स्पेल यूज करते हैं तो मैडम सू पर एकदम से पानी गिरता है। मैडम सू गुस्से में आती है तो वहाँ से भागने लगती है मगर डूडू अपना टॉय उसकी तरफ फेंकते हैं। मैडम सू का पाँव फिर से टॉय पर आता है तो वो गिरते गिरते बचती है। वो बहुत गुस्से में आ रही थी। वो शाओ को एक ड्रेस देती है तो बोलती है कि 3 मंथ से तुम गायब हो और कंपनी बर्बाद हो रही है और बोलती है कि आज बड़ा प्रोजेक्ट साइन होना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। शाओ मना करती है तो मैडम सू से बोलती है कि तुम्हारा भी कंपनी में शेयर है, अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो वहाँ से चली जाती है। शिनयान शाओ को बोलते हैं कि तुम ना जाओ। शाओ बोलती है कि अगर मैं कंपनी नहीं गई तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो हम लोग घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। शिनयान उसे बोलते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं। शाओ सोचती है कि कंपनी मेरी मदर की है तो मैं उसे किसी और को नहीं दूंगी। वह रेडी होकर चली जाती है। शिनयान सोचते हैं कि इसने कभी मेरी फीलिंग की परवाह नहीं की। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बिजनेस पार्टी चल रही थी तो एक आदमी जिसे सब लोग डीन बुला रहे थे वो वहाँ का राजा बना बैठे हुए था। तभी स्टोरी का सेकंड मेल लीड लियाओ आते हैं तो डीन उसे बोलते हैं कि बॉस 3 मंथ से गायब है और तुमने बायोटेक में जितना नाम कमाया है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते तो हम सबकी कंपनियां डूब जाती। लियाओ बोलते हैं कि तुम सबका बॉस कौन है तो एक लड़की उसे बताती है कि जो हमारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं उसका फर्स्ट नाम शैन है मगर वो 3 मंथ से गायब है और इसी कारण हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी। लियाओ क्योंकि शिनयान को अपने एनिमी समझता था तो वो सोचते हैं कि क्या ये उसी किलर मरमेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता था कि बिजनेस टाइकन एक मरमेड है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियाओ के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट होता है। तभी वो अपने पेरेंट्स से मिलने वहीं आ रहा था और वो उनका एक्सीडेंट देखते हैं और सामने खड़े शिनयान को देखते हैं
तो वो वहीं रुक जाता है। और शिनयान उस टाइम टेंशन में था तो उसके मरमर स्केल उसके कान के पीछे पैर हो रहे थे। और लियाओ को समझ जाती है कि वो कोई मरमर है और वो कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करता और यही समझता है कि इस मरमर ने उसके पेरेंट्स को कार से हिट करके मार दिया। तो वो रोते हुए उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लियाओ सोचते हैं कि एक बार मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तभी मैडम सू शाओ को वहां लाती है तो जीन को बोलती है कि ये आपसे प्रोजेक्ट साइन करेगी। जीन शाओ को बोलते हैं कि मेरे पास आकर बैठो और शाओ उसके साथ जाकर बैठती है तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगती है। मगर जीन उसे छेड़ने लगते हैं तो शाओ बहुत गुस्से में आती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि डूडू खोज लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी मॉम कहाँ गई है और वो उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं तो शाउट करते हैं कि मैंने मॉम को ढूंढ लिया। और सीसी सोई हुई थी तो वो जाग जाती है और पूछती है कि मॉम कहाँ है। डूडू से बोलते हैं कि शू मेंशन में सब रिचेस्ट फैमिलीज मीटिंग के लिए आई हैं तो मॉम वहीं गई है। और बोलते हैं कि मैडम सू मॉम को सेल करने वाली है तो हमें जाकर उसकी हेल्प करनी है। सीसी बोलती है कि जल्दी चलो। दोनों जाने लगते हैं कि डूडू वापस आता है तो डैड के लिए नोट लिखता है और बताते हैं कि हम शू मेंशन मॉम को बचाने जा रहे हैं और अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो आकर मॉम की हेल्प करना। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि डीन शाओ को छेड़ने लगते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। डीन उसे बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर सकता हूँ और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। शाओ उस पर वाइन फेंकती है तो वहाँ से जाने लगती है मगर डीन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी डूडू और सीसी आते हैं तो डूडू बोलते हैं कि मेरा डैड आने वाला है और क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और वो सबको एक साथ लेसन सिखाएगा। मैडम सू बोलती है कि हाँ मुझे पता है वो छोटा सा मैजिशियन है और तुम उसकी वर्शिप ऐसे करती हो कि जैसे कोई गॉड हो। सीसी को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसके हाथ पर बाइट करती है। मैडम सू उसे पुश करने लगती है तो शाओ उसे बचाते हुए पूल में जा गिरती है और उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो हेल्प के लिए शाउट करने लगती है। और लियाओ उसे जानता था तो वो उसकी हेल्प के लिए जाने लगती है। तभी शिनयान गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि डैड मॉम को बचाएं। शिनयान पानी में कूद जाता है और जैसे वो पानी में जाते हैं तो डूडू मून को देखते हैं तो वरीड होने लगता है और सोचते हैं कि आज फुल मून की रात है तो डैड की रियल अपीयरेंस सबके सामने आएगी। और शिनयान के गार्ड्स उसकी रियलिटी जानते थे तो वो पूल के सामने खड़े हो जाते हैं और लाइन बना देते हैं ताकि कोई न देख ना सके। मगर लियाओ साइड पर खड़ा था तो वो शिनयान की रियल अपीयरेंस देख लेता है। और दोनों बच्चे जानते थे कि विजो स्टॉइकर उनका डैड है और जैन उसका राइट हैंड है। डूडू सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वो उसके डैड की तरफ ना देखें। वो जैन को आते देखते हैं तो इशारा करते हैं कि लॉर्ड ऑफ हैंड आ गया। एक लड़की बोलती है कि ये तो लॉर्ड एन का राइट हैंड है तो ये बच्चे इसे कैसे जानते हैं। सब लोग जैन की तरफ जाते हैं तो मैडम सूज की रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारी कंपनी डूब रही है। तभी शिनयान शाओ को पानी से बाहर लाता है तो लियाओ को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नाइफ उठाता है तो उसे हर्ट करने के लिए आगे जाने लगता है और सब लोग जैन से पूछते हैं कि लॉर्ड क्यों नहीं आया। जैन बोलता है कि तुम ह्यूमंस ने उन्हें ऑफेंड किया तो वो तुम लोगों की हेल्प के लिए क्यों आएगा। तभी वो शिनयान को देखते हैं तो भागकर उसकी हेल्प के लिए जाता है। दोनों बच्चे भी वहाँ चले जाते हैं और उसके अराउंड लोग जमा हो जाते हैं तो लियाओ का प्लान फेल हो जाता है। शिनयान जैन को बोलता है कि बच्चों को यहाँ से ले जाओ। वो दोनों को ले जाता है और मैडम सू शाओ को देखती है तो अग्रेसिव होने लगती है। वो उसे स्लैप करने लगती है कि तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। शिनयान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें किसने हिम्मत दी कि मेरी वाइफ को हर्ट करो। और वो जोर से उसका हाथ पकड़ता है और उसके गुस्से के कारण लाइट्स स्पार्क होने लगती हैं और हर चीज हिलने लगती है। वो मैडम सू को हिट करके गिरा देता है और गार्ड्स को बोलता है कि इसे ले जाओ। और डीन मैडम सू की कंडीशन देखते हैं तो वो डरने लगता है और अपोलोजाइज करते हैं कि मैंने तुम्हारी वाइफ को बुली किया। शिनयान उसे हिट करने ही लगते हैं कि वो देखते हैं कि शाओ जाग रही है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। वो उसे उठा लेते हैं और जीन से पूछते हैं कि तुमने किस हाथ से मेरी वाइफ को टच किया। जीन बताता है कि इस हाथ से। तो शिनयान गार्ड्स को बोलते हैं कि इसका हाथ काट दो और खुद वो शाओ को उठाकर ले जाता है। और लियाओ सोचता है कि मैं 10 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मैंने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। मैं तुम्हें लेबोरेटरी में लॉक करूंगा और कहीं भागने नहीं दूंगा और तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होगी। और लियाओ एक साइंटिस्ट है। शिनयान शाओ को घर लाता है और उसे क्योंकि ठंड लग गई थी तो वो उसकी केयर कर रहा था। शाओ जागती है तो शिनयान उसे बोलता है कि ये मेडिसिन पियो। शाओ बोलती है कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं तो मैं ये नहीं पीऊंगी। दोनों बहन भाई उन्हें आर्ग्यू करते देख रहे थे। डूडू बोलते हैं कि मैंने डैड को सिडक्टिव टेक्निक सिखाई थी मगर देखो ये तो बॉस बना हुआ है।
اور اگر ایسے یہ مام سے بات کرے گا تو وہ اس سے محبت کیسے کرے گی؟ تو سیسی اسے بولتی ہے کہ چلو بیٹ لگاتے ہیں، ڈیڈ مام کو منا لے گا، اور شاؤ ضد کرنے لگتی ہے کہ اسے میڈیسن نہیں پینی۔ شینیان میڈیسن منہ میں ڈالتے ہے تو زبردستی اسے پلا دیتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی خوش ہو جاتے ہیں۔ شاؤ بولتی ہے کہ مجھے آفس جانا ہے اور وہ ریڈی ہونے لگتی ہے تو شینیان اسے روکتا رہتا ہے کہ تم نہ جاؤ، اور اگر تمہیں پیسے چاہیے تو جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں۔ وہ اسے دوسرے روم میں لاتا ہے تو بہت سی جویلری دکھاتا ہے اور ساری جویلری ڈائمنڈ کی تھی۔ شاؤ شاک رہ جاتی ہے تو شینیان اسے بولتا ہے کہ یہ تمہاری ڈوری ہے اور جو چاہو سیل کر سکتی ہو، اور تم صرف گھر پر رہ کے ریسٹ کرو۔ شاؤ بولتی ہے کہ تم میل ماڈل ہو اور تم نے اپنا چارم دکھا کر یہ سارے گفٹ ریسیو کیے ہیں، اور فکر نہ کرو، میں کمپنی جاؤں گی تو جیسے میرا بزنس اچھا چلنے لگے تو میں تمہیں ڈائمنڈ کی رنگ دوں گی۔ تو شینیان سے بولتا ہے کہ میں میرڈ ہوں اور میں میل ماڈل کا کام چھوڑ چکا ہوں اور میں خرچہ چلا سکتا ہوں، تو میں کمپنی جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر شاؤ چلی جاتی ہے۔ سیسی سیڈ ہو کر بھائی کو بولتی ہے کہ ہمارا ڈیڈ تو بہت ویک ہے، اور شاؤ کمپنی جاتی ہے تو گارڈ اسے روک لیتے ہیں۔ شاؤ بولتی ہے کہ کیا پتا نہیں کہ 48% شیئر میرے ہیں، تو کمپنی کے آنر میں ہوں اور تم مجھے روک کیوں رہے ہو؟ تبھی اس کی موم اور شیئر ہولڈرز آتے ہیں تو موم اسے بولتی ہے کہ 10 سال سے کمپنی میں سنبھال رہی ہوں، تو تمہیں اس سے کوئی بھی مطلب نہیں کہ کمپنی میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا پتا ہے کہ ہمیں کتنا لاس ہوا ہے۔ شاؤ نے رپورٹ دکھاتی ہے تو بولتی ہے کہ 10 سال سے تمہارے کارن کمپنی لاس میں جا رہی ہے، اور رپورٹ دکھاتی ہے کہ کیسے اسے پھر سے اسٹیبلش کیا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز رپورٹ دیکھتے ہیں تو میڈم سو کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کے کارن کمپنی ڈوبتی جا رہی ہے، تو ہم آپ کے انڈر کام نہیں کریں گے، اور وہ شاؤ کو بولتے ہیں کہ کمپنی آپ سنبھالیں۔ دوسری سائڈ پر دیکھتے ہیں کہ لی یاؤ ایک ریسٹورینٹ جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ریسٹورینٹ خالی کیوں ہے، اور لی یاؤ کیونکہ چین کمپنی کا ڈائریکٹر ہے تو لڑکیوں سے بولتی ہے کہ ڈائریکٹر آپ کے علاوہ کسی گیسٹ کو آنے کی پرمیشن نہیں، کیونکہ سارا ریسٹورینٹ بک ہے، اور آپ کیونکہ اسپیشل ہیں تو آپ کو آنے کی پرمیشن دی گئی۔ اور وہ حیران ہوتا ہے کہ ریسٹورینٹ بک کس نے کروایا۔ جب یہ شاؤ آتی ہے تو لی یاؤ اسے دیکھ کر حیران ہو کر ناٹک کرتے ہیں اور پریٹینڈ کرتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد وہ اسے آج ہی ملا ہے۔ شاؤ سے بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ گریجویشن کے بعد ہم لوگ بزنس میٹنگ کے لیے ملیں گے، اور پھر وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ میری موم کی کمپنی میری اسٹیپ موم اور میرے بھائی کے پاس چلی گئی اور اب مجھے پھر سے چارج ملا ہے، اور بولتی ہے کہ اگر تم مجھے بایو ٹیک والا پروجیکٹ دو تو میری کمپنی پھر سے اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ لی یاؤ سے بولتا ہے کہ وہ پروجیکٹ تو کسی اور کو مل گیا تو میں کوئی اور پروجیکٹ تمہیں دے سکتا ہوں، اور شاؤ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اس ٹائم اولڈ کلاس میٹ نہیں بلکہ دشمن کی وائف سمجھ رہا ہے اور چارہ بنا کر یوز کرنے والا ہے۔ لی یاؤ سوچتے ہے کہ تم شیانن کی ویکنیس ہو اور میں تمہیں یوز کر کے اس سے ریونج لوں گا۔ دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ بچے کھانا کھانے کے بیٹھتے ہیں تو ڈوڈو اپنی سسٹر کو بولتے ہیں کہ موم روز لیٹ گھر آتی ہے تو ہم اسے مل نہیں پاتے، اور شاید وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتی اور ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سیسی بولتی ہے کہ تم ایسا نہ بولو۔ شینیان ان کی بات سن کر غصے میں آتا ہے تو بولتا ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے تم لوگ کھانا کھاؤ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی اس کے سیل فون پر میسج آتا ہے تو سیسی میسج پڑھنے لگتی ہے، اور ریسٹورینٹ کیونکہ شینیان کا تھا تو ہوٹل کی طرف سے میسج تھا کہ شیاؤ نے سارا ریسٹورینٹ بک کروایا ہے۔ سیسی میسج پڑھتی ہے تو ڈیڈ پر غصہ کرتی ہے کہ آپ بہت ویک ہیں اور آپ تو موم کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکے، اور دیکھیں وہ کپل ہوٹل میں کسی اور سے مل رہی ہے۔ شینیان جیلس ہوتا ہے تو وہ ریسٹورینٹ جاتا ہے اور دور سے اسے لی یاؤ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اور شیاؤ کا آرڈر آتا ہے تو لی یاؤ اسے کھانا سرو کرنے لگتے ہیں۔ شینیان بہت جیلس ہوتا ہے تو وہ آگے آ کر شیاؤ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہیں کو جو کچھ دے گا تم وہی کچھ کھا لو گی، اور لی یاؤ انوسنٹ بن کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور پھر ریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اسے پہلے سے نہیں جانتا۔ شینیان بولتے ہیں کہ اسے بتاؤ کہ میں کون ہوں، تو شیاؤ لی یاؤ کو بتاتی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ لی یاؤ سوچتا ہے کہ تم میرے سامنے آ ہی گئے اور یہ تو اچھا ہو گیا کیونکہ میرا ریئل گول تو تم ہی ہو۔ شیاؤ شینیان کو بولتی ہے کہ یہ جیلس ہونے کا ٹائم نہیں، تم گھر جا کر بچوں کی کیئر کرو۔ وہ نہیں مانتا تو شیاؤ لی یاؤ کو بولتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو اسی کارن یہاں آیا۔ لی یاؤ آگے آتا ہے تو شینیان کے شولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کا شولڈر دبا کر سوچتا ہے کہ تم مرمڈ میری سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ہو۔ شینیان اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو لی یاؤ بولتا ہے کہ میں شیاؤ کو پروجیکٹ دے رہا ہوں۔ شینیان بولتا ہے کہ ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں اور میں اپنی وائف کی ہیلپ خود کر لوں گا۔ شیاؤ اسے غصے میں دیکھتی ہے تو زبردستی چیئر پر بٹھاتی ہے اور بولتی ہے کہ اتنا جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، اور مجھے پروجیکٹ مل جائے تو میں تمہیں ڈائمنڈ رنگ دوں گی۔ تبھی بچے اسے کال کرتے ہیں تو وہ لی یاؤ کو بولتی ہے کہ سوری میرے 2 بچے میرے ویٹ کر رہے ہیں،
और मेरे भी यहाँ पर मेरा हस्बैंड तुम्हारे साथ खाना खाएगा। और वो शनियान को जबरदस्ती बिठाती है तो चली जाती है। लियाओ सोचता है कि मैं तो यही चाहता था, और वो एक साइंटिस्ट था तो उसने 10 साल मरमर पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो एक मेडिसिन नाइफ पर लगाता है और सोचता है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके सामने तुम अपना रियल फेस छुपा नहीं सकते। और वो शनियान की प्लेट में फिश का पीस रखता है तो बोलता है कि ये फ्रेश फिश है, और मीट रखते हुए वह नाइफ से उसके हाथ पर काट लगाता है। शनियान के स्केल अपीयर होने लगते हैं तो वो सडनली उठ जाता है। लियाओ से बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, और क्या तुम्हें याद नहीं कि हम पहले भी मिल चुके हैं। शनियान हैरान होता है तो बोलते हैं कि हम लोग कहाँ मिले हैं। तो लियाओ उसे याद दिलाता है कि तुमने एक एक्सीडेंट किया था तो मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। शनियान उसे बोलता है कि तुमने रॉन्ग देखा, और वो वहाँ से चला जाता है। और लियाओ नाइफ को देखकर सोचता है कि ये मेरी 10 साल की मेहनत है, और मेडिसिन के एक ड्रॉप तुम्हारी रियल अपीयरेंस सबके सामने लाने के लिए काफी है, और तुम 3 दिन का वेट करो, तुम अपनी वाइफ के सामने खुद को छुपा नहीं सकोगे। और शनियान घर जाता है तो श्याओ से बताती है कि मैंने बच्चों को सुला दिया है, और बोलती है कि हम लोग अपने रूम में चलते हैं। मगर शनियान नहीं चाहता था कि उसे उस पर डाउट हो, तो वो बोलते हैं कि मैं सेपरेट रूम में सोऊंगा। वो जानने लगते हैं कि दोनों बच्चे वहाँ आते हैं, और वो लोग जिद करने लगते हैं कि आप दोनों हमारे साथ सोएं। दोनों उन्हें साथ ले जाते हैं तो उन्हें सुलाते हुए दोनों खुद भी सो जाते हैं। और दोनों बहन भाई ने प्लान किया हुआ था जैसे पेरेंट्स सोते हैं तो दोनों उठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्निंग में श्याओ जागती है तो दोनों रूम में अकेले थे, और वो शनियान की ऐप्स देखती है तो उसे इम्प्रेस होने लगती है। और शनियान जाग रहा था, वो उसे बोलता है कि क्या पहली बार देख रही हो। और श्याओ ब्रेकफास्ट बनाना चाहती है तो शनियान दोनों बच्चों को बोलते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारी मॉम की बर्थडे है तो दोनों तैयारी करो। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। दोनों बहन भाई होटल जाते हैं, और उन्होंने होटल बुक करवाया था। वो वेटर को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें क्या करना है, और फिर वो खाने का ऑर्डर देते हैं तो दोनों बाहर आते हैं। और दोनों ने मॉम डैड को होटल का एड्रेस सेंड कर दिया था। दोनों बहन भाई खुश होने लगते हैं कि उनके प्लान ने अच्छे से काम किया, और वो लोग चाहते थे कि मॉम डैड कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करें। लियाओ उन्हें छुप कर देख रहा था, और बच्चे नहीं जानते थे कि वो उनके प्लान के बारे में सब कुछ जानता है। वो दोनों को एक मेडिसिन सुखाता है तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो उन्हें साथ ले जाता है, और शियाओ होटल आती है तो उसे बच्चों का मैसेज मिलता है। उन्होंने उसे बर्थडे विश की थी और बोला था कि आप होटल के अंदर आए तो आपके लिए सरप्राइज है। और वो अंदर जाती है तो वहाँ कार्ड्स लगे थे, और साथ में इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको कहाँ आना है। और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए जब एक रूम में आती है तो शनियान उसके लिए दरवाजा खोलता है। वो उसे बर्थडे विश करके अंदर लाता है। शाओ से बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो और तुम ऐसी ड्रेस पहना करो। और फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें भी बच्चों ने बुलाया है। शनियान बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे पहले आ गया तो मैं उनसे मिला था, और अब पता नहीं वो कहाँ गए हैं, और शायद वो खेल रहे हों। और शाओ उनका नंबर मिलाती है मगर कॉल नहीं मिलती। वो वरीड होने लगती है कि दोनों बच्चे कहाँ गए। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लियाओ दोनों बच्चों को एक रूम में लाता है तो वो सीसी का ब्लड निकाल रहा था। तभी डूडू जाग जाता है, और वो क्योंकि मेडिसिन के इफेक्ट में था तो वो मूव नहीं कर पाता, और सोचता है कि मैं सिस्टर की हेल्प कैसे करूं। और लियाओ ने अपने फेस को कवर किया था तो वो उसे पहचान नहीं पाता। और लियाओ ने जो मेडिसिन बनाई थी वो ब्लड में ऐड करता है। तभी वेट्रेस खाना लाती है। लियाओ वो ब्लड खाने के ऊपर डालता है तो वेट्रेस को बोलता है कि इसे ले जाओ। और वो डूडू को फिर से इंजेक्शन लगाता है तो बोलता है कि अगर ये इंजेक्शन किसी एलिफेंट को लगे तो वो भी बेहोश हो जाएगा, और तुम तो छोटे से मरमड हो। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि श्याओ वरीड हो रही थी कि बच्चे कहाँ हैं। और शनियान सोचता है कि मुझे बच्चों की एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही, और ये तो बहुत स्ट्रेंज है, ऐसा पहली बार हुआ। तभी वेट्रेस खाना लाती है तो श्याओ शनियान को बोलती है कि मुझे बच्चों की फिक्र हो रही है तो मुझे जाकर उन्हें देखना है। और वेट्रेस क्योंकि लियाओ के साथ मिली हुई थी तो बोलती है कि क्या आप 2 छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। दोनों हाँ बोलते हैं तो वेट्रेस बोलती है कि उन्होंने आपके लिए खाना ऑर्डर किया था और बोला था कि आप पहले खाना खाएं तो फिर भी आपसे मिलेंगे। वो वहाँ से चली जाती है, और दोनों उसकी बात सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद वो लोग चाहते हैं कि हम अकेले में खाना खाएं। और शनियान सोचता है कि वो दोनों मरमेड हैं और ह्यूमन के बच्चों जैसे वो वीक नहीं, और वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं तो शनियान सोचता है कि इसका टेस्ट कितना स्ट्रेंज है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके स्केल अप होने लगते हैं। वो सडनली खड़ा हो जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि खाने में मरमेड ब्लड है। वो सोचते हैं कि ऐसा किसने किया, क्योंकि मरमेड का ब्लड खाने से उसकी बॉडी वीक हो जाती थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो ऑलमोस्ट खुद को घसीटते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी प्लान के हिसाब से वेट्रेस आती है तो श्याओ को बोलती है
کہ آپ کے ہسبینڈ کی کنڈیشن خراب ہے اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ کہاں گیا، تو شیاو ادھر جاتی ہے اور شینیان ہر جگہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ جاتی ہے کہ کھانے میں بلڈ اس کے بچوں کا تھا، اور وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے اس روم کی طرف آتا ہے جہاں لیاؤ تھا، مگر گارڈز اسے اندر نہیں جانے دیتے اور دونوں بچے جاگ چکے تھے۔ ڈوڈو سوری کرتے ہیں کہ ڈیڈ، ہم خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اور اس نے ہمارا بلڈ لیا اور آپ کو پوائزنس کر دیا۔ شینیان لیاؤ کو بولتا ہے کہ تم کون ہو اور ایسا کیوں کر رہے ہو، اور وہ اسے پہچان نہیں پاتا۔ لیاؤ بولتا ہے کہ تم کرول کریچر، لوگوں کو ہرٹ کرتے ہو، تو آج میں تمہیں مار دوں گا۔ شینیان گارڈز کو ہٹ کرتے ہیں تو سب کو گرایا جا رہا تھا، مگر ایک گارڈ اس کی ٹانگ کو ہٹ کرتا ہے تو اسے گرا دیتا ہے۔ تبھی شاو وہاں آتی ہے۔ دونوں بچے ایک ساتھ بولتے ہیں کہ موم ہماری ہیلپ کریں۔ شینیان مڑ کر دیکھتے ہیں تو شاو اسے دیکھ کر شاکڈ جاتی ہے اور اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ تو مرمڈ ہے۔ وہ ان کی ہیلپ کیے بنا بھاگ جاتی ہے اور وہ ایک روم میں جاتی ہے تو بہت زیادہ پینے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ ایک مرمڈ ہے تو میں اس سے محبت کیسے کر سکتی ہوں، اور پھر وہ اس ٹائم کو یاد کرنے لگتی ہے جب اس نے فیملی کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تبھی لیاؤ اسے کال کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ ایک مرمڈ ہے تو تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو شاو بولتی ہے کہ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ ایک مرمڈ ہے۔ تبھی شینیان آتا ہے تو اس کی بات سن کر سیڈ ہونے لگتا ہے اور سوچتے ہے کہ میں اسٹارٹ ہی سے تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا اور اب میں بہت لیٹ ہو گیا۔ شاو اسے دیکھتی ہے تو وہ اسے ڈرنے لگتی ہے اور وہ بھاگتے باہر چلی جاتی ہے۔ شینیان اس کے پیچھے جاتا ہے اور شاو ہوٹل کے باہر جاتی ہے تو شینیان اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی لیاؤ کے لوگ شینیان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو وہ چھپنے لگتا ہے۔ تبھی شاو اسے دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے چھپا لیتی ہے اور پھر وہ اسے اپنے گھر لاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈے، اور یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں سیف ہو۔ اور پھر اسے بتاتی ہے کہ میں نے بچوں کو ریسکیو کروا لیا اور وہ بالکل سیف ہیں، اور دونوں بچے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ ان کی باتیں سن نہیں پاتے۔ شاو سے بولتی ہے کہ تم مرمڈ ہو تو تمہاری ٹیل کب نکلتی ہے؟ تو شینیان سے بتاتا ہے کہ جب فل مون کی رات ہوتی ہے تو میری باڈی ویک ہو جاتی ہے اور میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو جیسے ہی پانی میں جاتا ہوں تو میری ٹیل نکل آتی ہے۔ شاو سے بولتی ہے کہ چاہے تم مرمڈ ہو مگر اب سے تم میرے ہو اور اپنی فیملی کی کیئر کرنا میری رسپانسبلٹی ہے۔ تبھی دونوں بچے انہیں دیکھ لیتے ہیں تو شاو باہر جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ زین اپیئر ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کی انجری اب کیسی ہے۔ شینیان سے بولتا ہے کہ وہ جو کوئی تھا بہت ٹیلنٹڈ تھا اور ہر چیز کا ماسٹر مائنڈ وہی تھا، اور اس کی ٹیم بھی بہت ٹرینڈ تھی اور پوری پلاننگ ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں ٹریپ کر لیا۔ اور پھر بولتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میری ساری ڈیٹیلز اس کے پاس کیسے آئی۔ زینو سے بولتا ہے کہ آپ یہ رپورٹ دیکھیں اور اسے بتاتا ہے کہ سالوں پہلے ایک لیبارٹری مرمر پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی، تو انہوں نے اسے ٹریپ کر کے باہر نکالا اور پھر اس کا بلڈ نکالا تو اسے ایک ڈرگ بنائی، اور وہ لوگ ایکچولی سی کریچر پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ہارٹ کر کے ہیومنس کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں۔ شینیان بولتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ لیاؤ شاو کے گھر آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میں کمپنی گیا تو مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو تو کمپنی نہیں آئی۔ شاو سے بولتی ہے کہ میں نہیں، میرا ہسبینڈ بیمار ہے۔ ڈوڈو اور سیسی اسے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اسے اسٹرینج اسمیل کیوں آتی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اسے یاد نہیں کر پاتے۔ شاو اسے اندر لاتی ہے تو بولتی ہے کہ میں ٹی لاتی ہوں، اور بچے بھی اس کے ساتھ کچن میں چلے جاتے ہیں۔ اور لیاؤ کا اپنا پلان تھا، وہ شینیان کے روم میں جاتا ہے۔ شینیان واش روم سے باہر آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ میرا بیڈ روم ہے۔ لیاؤ سے بولتا ہے کہ تمہاری وائف میری کلائنٹ ہے تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی کیئر کروں، مگر دل میں سوچتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ساتھ اکیلے رہو اور میں اسے تم سے سیپریٹ کر لوں گا۔ شاو آتی ہے تو بولتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں ہو، سب لوگ باہر آتے ہیں۔ تو شاو لیاؤ کو ٹی دینے لگتی ہے تو شینیان ہاتھ آگے کرتا ہے مگر وہ ٹی لیاؤ کو پکڑاتی ہے۔ شینیان بہت جیلس ہونے لگتا ہے اور دونوں بچوں کو بھی غصہ رہا تھا۔ شینیان بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ ٹی میری فیورٹ ہے تو تم نے اسے کیوں دی۔ شاو سے بولتی ہے کہ یہ جیلس ہونے کا ٹائم نہیں اور ہمیں بزنس کی بات کرنی ہے تو بات کرنے دو۔ اور لیاؤ شینیان کو اور جیلس کرنا چاہتا تھا تو شاو کو بولتا ہے کہ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دو، اور تمہارا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا تو مجھے یہاں آنا پڑا، اور اگر فون نمبر ہوگا تو میں جب چاہوں تم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنا فون نمبر دیتی ہے تو ڈوڈو سوچتا ہے کہ مجھے اپنے ڈیڈ کی محبت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ اسپیل یوز کرتا ہے تو لیاؤ کا ہاتھ شیک کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی چائے اپنے کوٹ پہ گرا لیتا ہے۔ تو شاو غصے میں ڈوڈو کو دیکھتی ہے اور منع کرتی ہے کہ اسپیل یوز نہ کرنا، اور وہ لیاؤ کو کوٹ صاف کرنے لگتی ہے
और जूटू नहीं जानता था कि उसका प्लान उल्टा हो जाएगा और वो लियाओ को बेनिफिट देगा और उसका डैड और जेलस होगा। शाओ बोलती है कि घर के पास एक स्टोर है, तो हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेते हैं। लियाओ खुश हो जाते हैं तो शाओ से ले जाते हैं। दोनों बच्चे डैड से सॉरी करते हैं तो शिनयान बोलते हैं कि हम भी उसके पीछे चलते हैं और वो लोग स्टोर रूम जाते हैं तो छुप कर देखने लगते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। और शाओ शिनयान के लिए एक ड्रेस खरीदने लगती है तो लियाओ बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी है और इसे मुझे दो, मैं ट्राई करके आता हूँ। और वो जानता था कि शिनयान और बच्चे उसे देख रहे हैं। वो ड्रेस ट्राई करने जाता है तो शाओ हस्बैंड और बच्चों को अंदर बुलाती है और फिर वो शिनयान के लिए ड्रेसेस खरीदती है। तभी लियाओ बाहर आता है। सेल गर्ल बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों ने एक जैसी ड्रेसेस पसंद की। लियाओ बोलते हैं कि मेरी और शाओ की पसंद एक जैसी है तो हमने एक जैसी ड्रेसेस पसंद की। दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है और शाओ को पता था कि शिनयान जेलस हो रहा है। वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी लियाओ के पास से गुजरता है तो उसे हिट कर देता है और लियाओ को हार्ट का प्रॉब्लम था तो वो गिर जाता है। स्टोर गर्ल और शाओ उसके लिए वरीड होने लगती हैं तो लियाओ बोलते हैं कि मेरी मेडिसिन निकाल कर मुझे दो। शाओ मेडिसिन निकालती है तो उसे एडवाइस करती है कि इसे जुबान के नीचे रखना तो ये जल्दी इफेक्ट करेगी। और लियाओ उसकी सिम्पथी देखते हैं तो अपनी मॉम को याद करने लगता है और जब भी उसे अटैक आता था तो मॉम भी उसे ऐसे रिलैक्स करती और मेडिसिन जुबान के नीचे रखने को बोलती। और वो यही समझने लगता है कि शाओ उसकी केयर करती है। वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं मगर शाओ को तो पता था कि शिनयान जेलस होगा तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। लियाओ की कंडीशन संभल जाती है तो वो खड़ा हो जाता है मगर प्रिटेंड करने लगता है कि वो घर तक अकेले नहीं जा सकता। शाओ से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। शिनयान जेलस होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं भी इंजर्ड हूँ तो मेरे साथ घर चलो। शाओ से बोलती है कि हमारा घर 2 मिनट के डिस्टेंस पे है तो तुम खुद चले जाओ और मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। और फिर वो शिनयान को जेलस देखती है तो सोचती है कि ये इतना डरता क्यों है कि मैं लियाओ के साथ अकेली जाऊँ। लियाओ बोलता है कि मैं अकेले जा सकता हूँ तो शाओ बोलती है कि ओके तुम चले जाओ और वो शिनयान और बच्चों को लेकर चली जाती है। रात को शिनयान ऑनलाइन एक बुक पढ़ने लगता है और वहाँ लिखा था कि अगर खुद की केयर ना करो तो वाइफ छोड़कर चली जाती है। वो मिरर देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरी स्किन तो रफ हो रही है और क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। दोनों बच्चे सोफे के पीछे छुपे थे तो डूडू बोलता है कि आपके फेस पर तो रिंकल्स आ गए और आप सारा दिन खाना बनाते हैं और खुद की केयर नहीं करते और एक दिन ऐसा आएगा कि मॉम आपको छोड़कर चली जाएगी। तो सीसी बोलती है कि मॉम अभी 20s में है और आप हजारों साल के फिश हैं और अगर आपने खुद की केयर ना की तो मॉम आपको छोड़कर चली जाएगी। और फिर उसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं तो डैड को बोलते हैं कि ओके हमारे पास सोल्यूशन है और वो मेकअप लाते हैं तो उसका मेकअप करते हैं और बोलते हैं कि अब आप अच्छे लग रहे हैं। और शाओ रूम में जाती है तो शिनयान मेकअप किए बेड पर लेटा था। वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। वो उससे इम्प्रेस होने लगती है तो बोलती है कि तुम ऐसे ही ड्रेसिंग किया करो और फिर वो उसे सेड्यूस करने लगती है। और शिनयान जैसे ही थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है तो कान के पीछे मरमर स्केल अपेयर होने लगते हैं और शाओ को पास याद आने लगता है और उसे याद आता है कि उसके वन नाइट स्टैंड के पीछे ऐसे ही मरमर स्केल थे। वो सोचती है कि ये उस जैसा क्यों लग रहा है मगर वो इस बात को इग्नोर करती है कि शायद ये मेरा वहम है। और फिर वो फोन चेक करने लगती है तो वहाँ लियाओ का मैसेज था और शियान चाहता था कि वो सिर्फ उससे बातें करे। वो उसे बोलते हैं कि तुम अपना फोन साइड पर रखो और ऑफिस का काम घर पर ना किया करो। शाओ बोलती है कि काम बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम मेरे कामों में इंटरफेयर ना किया करो। और शिनयान को पता था कि मैसेज लियाओ का है तो वो उसे नाराज हो जाता है और रूम छोड़कर चला जाता है। और उसे रियलाइज होता है कि शियाओ सिर्फ टाइम पास के लिए उसे मोहब्बत का नाटक करती है मगर वो क्योंकि ह्यूमन है तो लियाओ से मोहब्बत करती है। वो बाहर जाता है तो जैन उसे मिलने आता है और बताता है कि 3 डेज के बाद आई ऑफ एबस ओपन होगी और आप तो जानते हैं कि 50 साल के बाद आपको चांस मिलने वाला है कि आप ओशन में वापस चले जाएं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सब क्रिएशंस आपका वेट कर रहे हैं तो आप वहाँ चलें और आपका रियल घर तो वही है। शिनयान बोलते हैं कि मैं शाओ को ढूंढने बाहर आया और अपनी विश पूरी करने के लिए यहीं रुक गया मगर मेरा घर वही है तो मुझे वापस तो जाना होगा। और बोलते हैं कि तुम हमें लेने आना, मैं जाऊंगा। जूजू और सीसी उसकी बात सुन लेते हैं तो दोनों बोलते हैं कि 3 डेज के बाद डैड हमें ओशन में लेकर चला जाएगा और फिर हम मॉम से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और वो प्लान करने लगते हैं कि हमें दोनों में सब कुछ सेटल करना होगा ताकि डैड यहीं रुके। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। शाओ ऑफिस का काम कर रही थी कि शिनयान उसके लिए मेडिसिन लाता है और बोलते हैं कि इसे पीने से तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। शाओ से बोलती है कि तुम मुझे हक करो तो मेरी थकन दूर हो जाएगी।
मगर शन्यान क्योंकि यही समझ रहा था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, तो वो उसे हक नहीं करता और बोलते हैं कि तुम मेडिसिन पियो और अगर तुम थक चुकी हो तो मैं तुम्हारे शोल्डर दबाता हूँ। मगर शाओ जिद करने लगती है कि तुम मुझे किस करो तो मेरी थकन उतर जाएगी। तो शन्यान सोचता है कि कल मुझे इसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना है और अच्छा है कि इसे गुड बाय बोल दूं। तो वो उसे किस करने लगता है और शाओ फील करती है कि वो रियल में उससे मोहब्बत करता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए फीलिंग रखते हो। मगर शन्यान फिर से उसे किस करने लगता है और किसी बात का रिप्लाई नहीं करता और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेडिसिन पी लो तो मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाता है तो दोनों बच्चे बाहर खड़े थे और वो छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। मगर डैड को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जूजू बोलते हैं कि डैड देखें, मॉम ने आपके लिए गिफ्ट लिया है और उन्होंने ऑनलाइन जो गिफ्ट देखा तो आपके लिए ऑर्डर किया और वो तो आपसे मोहब्बत करती हैं। तो शन्यान उन्हें बोलते हैं कि याद रखना कि ह्यूमंस चीटर होते हैं और कभी उनका ट्रस्ट ना करना और फिर एडवाइस करते हैं कि जल्दी सो जाओ, कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। वो चला जाता है तो रूडू अपनी सिस्टर को बोलते हैं कि इस बार ऐसा नहीं लगता कि डैड डिसीजन वापस लेगा और पक्का हमें जाना पड़ेगा। तो सीसी बोलती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और वो वहीं खड़े होकर स्पेल यूज करती है। तो शाओ को लगता है कि वो बहुत थक चुकी है तो वो सो जाती है। दोनों चुपके से अंदर आते हैं तो सीसी उसके हाथ में कॉर्न शेल देती है तो दोनों प्रेयर करने लगते हैं। और शन्यान सूप ला रहा था कि जैन उसे कॉल करता है तो बताता है कि आपने बोला था कि आपको यहाँ से जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी शाओ के नाम ट्रांसफर करनी है, तो मैंने ट्रांसफर कर दी है। और बोलते हैं कि जितना पैसा उनके नाम ट्रांसफर हुआ है उन्हें लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी शन्यान सामने देखते हैं तो जैसे दरवाजा खुला था वो डरने लगता है कि कहीं शाओ को कुछ हुआ तो नहीं। वो भागता अंदर जाता है तो दोनों बच्चों को देखकर शॉक रह जाता है और फिर वो शाओ के हाथ में शैल देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमने इसके हाथ में क्यों दिया है। जूजू बोलते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि मॉम को याद आ जाए कि आप इनके वन नाइट स्टैंड हैं और अगर इन्हें पता चले कि हम इनके अपने बच्चे हैं तो शायद वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगी। शानन बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी याद आए। जूजू बोलते हैं कि आप यहाँ से भाग रहे हैं और भागना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता और आप मॉम को सब कुछ याद क्यों नहीं दिलाते। शन्यान बोलते हैं कि ह्यूमन हमारे जैसे नहीं होते, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं होते। और फिर वो शाओ को उठाता है तो उसके बेडरूम में छोड़ने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ ऑफिस जाने लगती है तो घर पर कोई नहीं था। वो हैरान होने लगती है तभी उसे टेबल पर लेटर नजर आता है और साथ में कुछ पेपर से। और वो पेपर्स देखती है तो शन्यान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दी थी। वो हैरान होने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो लेटर खोलकर पढ़ती है तो शन्यान ने लिखा था कि जब तुम लेटर पढ़ोगी तो हम यहाँ से जा चुके होंगे। और विल्सी की स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। शाओ सोचती है कि मैंने ये नाम कहाँ से सुना है। शन्यान ने लिखा था कि आई ऑफ एबस 50 साल में एक बार खुलती है और मरमर के पास वापस जाने का चांस होता है और मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हम ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रह सकते और आज से हम दोनों के रास्ते सेपरेट हैं। तभी शाओ को ग्रैंडमा का लेटर याद आता है तो सोचती है कि विल्सी का नाम मैंने वहाँ पढ़ा था और वो जाकर ग्रैंडमा का लेटर चेक करती है तो वो शॉक रह जाती है कि ये स्टोरी तो उसी की थी। तो वो भागते हुए जाती है ताकि उन्हें ओशन में जाने से रोक सके। दूसरे साइड पर देखते हैं कि आई ऑफ एबस ओपन हो जाती है तो दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं कि हमें ओशन में नहीं जाना। शन्यान बोलते हैं कि अगर जिद की तो मैं डार्क रूम में लॉक कर दूंगा। जूडू बोलते हैं कि हम मरमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉयल्टी होती है तो आप मॉम को छोड़कर नहीं जा सकते और वो आपकी वाइफ है और अगर हम अकेले गए तो फिश हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमारी मॉम नहीं। सीसी बोलती है कि ह्यूमंस की लाइफ शॉर्ट होती है और आई ऑफ एबस 50 साल बाद खुलती है और अगर 50 साल बाद हम लोग वापस आए तो शायद तब तक मॉम मार चुकी हो। शन्यान बोलते हैं कि चाहे ह्यूमंस की लाइफ छोटी होती है पर वो बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं और मैं चला जाऊंगा तो वो किसी और को चूज कर लेगी और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी लिजाओ आता है तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि डैड क्या मॉम को किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे। लिजाओ बोलते हैं कि अभी स्कोर सेटल नहीं हुए तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी डूडू से देखते हैं तो उसे याद आने लगते हैं कि ये तो वही है जिसने उन्हें किडनैप किया था। वो डैड को बताता है कि इसने सीसी का ब्लड लेकर आपका खाना पॉइजनस किया था और आपको मारने की कोशिश की थी। लिजाओ बोलता है कि तुमने याद करने में लेट कर दिया और फिर शन्यान को बताता है कि मैंने सब कैलकुलेट करके तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाया था और मुझे पता था कि आज के दिन तुम ओशन में जाने वाले हो मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी उसका अफेक्ट आज होगा। तभी दोनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं तो शन्यान उनके लिए वरी होने लगता है और शन्यान को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो लिजाओ को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لی جاؤ بولتے ہیں کہ میں 10 سال سے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں تاکہ تم سے ریونج لوں۔ تبھی شیاو بھی آتی ہے تو اس کی بات سننے لگتی ہے۔ شینیان بولتے ہے کہ تم مجھ سے کس بات کا ریونج لے رہے ہو؟ شیاو اپنی فیملی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو بولتی ہے کہ اگر تمہیں مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو اور پھر میری فیملی کو ہرٹ کرنا، اور پوچھتی ہے کہ تم کس ریونج کی بات کر رہے ہو؟ شینیان سے بولتے ہے کہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لی یاو سے بولتے ہے کہ جس کپل کو تم نے کار ایکسیڈنٹ میں مارا تھا میں ان کا بیٹا ہوں۔ تبھی اس کا نیکلس نیچے گرتا ہے تو شینیان کو وہ کپل یاد آتا ہے۔ وہ سے بولتے ہے کہ کیا یہ نیکلس تمہارا ہے؟ تو لی یاو ہاں بولتے ہے۔ شینیان کو ساری بات سمجھ جاتی ہے۔ وہ سے بولتے ہے کہ تمہارے پیرنٹس میرے پاس آئے کہ میں یہ نیکلس رکھوں اور تمہاری جان بچاؤں، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ میں تمہاری جان نہیں بچا سکتا، اور تمہیں ہارٹ کا پرابلم تھا تو انہیں کوئی ڈونر نہیں ملا تھا، اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ان میں سے کسی کا ہارٹ تمہارے ساتھ میچ ہو جائے تو تم ٹھیک ہو جاؤ، اور وہ خود میری کار کے سامنے آئے اور اپنا ایکسیڈنٹ کیا۔ اور اگر تمہیں میری بات کا ٹرسٹ نہیں تو ہاسپٹل کال کرو اور کنفرم کرو۔ لے جاؤ اپنے ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں جس نے اس کا آپریشن کیا تھا، اور وہ کنفرم کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے بولتے ہیں کہ جس کپل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان میں سے ایک کا ہارٹ آپ کے ساتھ میچ کر گیا تو آپ کا آپریشن ہوا، اور پھر وہ نام بتاتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ اور لے جاؤ ڈاکٹر کی بات سنتا ہے تو شینیان سے اپالوجائز کرتا ہے، تبھی وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور شیاو شینیان پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم مجھے بتائے بنا بچوں کو لے کر کیوں جا رہے تھے؟ شینیان سے بولتا ہے کہ تم رات کو لے جاؤ سے فون پر چیٹ کرتی رہتی تھی تو مجھے لگا کہ تم اسے لائک کرتی ہو، اور وہ اسے سوری کرتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں۔ تبھی دونوں بچے جاگ جاتے ہیں اور دونوں اسے سوری کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ملے بنا آ گئے۔ شاو بولتی ہے کہ پھر ایسا کبھی نہ کرا، اور پھر وہ شینیان کو بولتی ہے کہ میں نے تمہارے لیٹر میں ولسی کی سٹوری کا نام پڑھا تو میں نے اپنے گرینڈ ماں کا لیٹر پڑھا، اور بولتی ہے کہ میں تمہیں اس کی سٹوری سناتی ہوں۔ اور فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ شیاو کی اسٹیپ موم زبردستی اس کی شادی کروانے لگتی ہے تو وہ شادی سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ وہ صرف شینیان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ایک مرمٹ ہے، مگر چینگ اپنے گارڈز کے ساتھ اسے فالو کرتے ہیں تو اسے پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا وہ مرمٹ مجھ سے اچھا ہے اور تم شادی سے بھاگ کیوں نہیں ہو؟ تو شاو بولتی ہے کہ وہ میرا پارٹنر ہے تو اس کے پاس جانا میری رسپانسبلٹی ہے۔ لے یاو سے بولتے ہے کہ تم اس مرمٹ کو لائک کرتی ہو تو کبھی اسے دیکھ نہیں پاؤ گے، اور وہ گارڈز کو بولتا ہے کہ اسے لاک کر دو اور ساری لائف کے لیے یہ وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اور پھر ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں شاو سے بتاتی ہے کہ 4 سال کے لیے میری موم نے مجھے لاک رکھا اور وہ لوگ مجھے میڈیسن دیتے تھے تاکہ میں پاس کو بھول جاؤں، اور میری گرینڈ ماں نے مرنے سے پہلے میرے لیے لیٹر لکھا تھا اور مجھے ریمائنڈ کروایا تھا کہ میں ایک مرمٹ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے صرف اسی سے محبت کرنی ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مرمٹ تم ہو۔ شینیان بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں لاک کیا گیا تو اس کارن تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور مجھے لگا کہ ہیومنس چیٹر ہوتے ہیں تو ہر کسی کو چیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم دونوں کبھی سیپریٹ نہیں ہوں گے۔ بچے ان کی بات سن کو خوش ہونے لگتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ شیاو کمپنی جاتی ہے تو 1 منتھ کی لیو لیتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ابراڈ گھومنے جا رہی تھی۔ تبھی شینیان اور بچے آتے ہیں تو وہ ان سے سوری کرتی ہے کہ میں تم لوگوں کو پراپرلی ٹائم نہیں دے سکی، اور پھر وہ شینیان کو بولتی ہے کہ میں 1 منتھ کی لیو لے رہی ہوں تو سب لوگ گھومنے چلیں گے۔ تو شینیان اپنے دونوں بچوں کو وارن کرتے ہیں کہ یہ ٹائم صرف ہمارا ہوگا تو تم دونوں بیچ میں نہیں آؤ گے، اور اس سین کے ساتھ ہی وہ فنش ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔